देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट का नाम है उसका एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। इंडक्टर को हम एल से डिनोटेट करते हैं। तो एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर का है क्या काम। तो यहाँ हम ऐसा समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ एक एसी सोर्स अभी अप्लाइंग टू द इंडक्टर। मैं यहाँ इंडक्टर ऐसे, दिस इज द सिंबल ऑफ द इंडक्टर, वो जानते हैं आप, और मैं इसको एसी सप्लाई देता हूँ। यहाँ जानते हैं एसी को हम लिखते थे V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब ये इंडक्टर एल है। अब ये इंडक्टर होता क्या है, तो एक्चुअली इंडक्टर मतलब कोई भी कॉपर वायर को आप ऐसे गुच्छा बना दो, इसको कई लोग कॉइल भी बोलते हैं, कई लोग इसको इंडक्टर बोलते हैं, और या कई लोग इसको चॉक बोलते हैं। तो इंडक्टर होता क्या है, तो इट इज वन टाइप द रिएक्टर है, और इसके अंदर जब करंट पास होता है, आप जानते हैं, तो करंट पास करता है तो वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म के अंदर स्टोर करता है, बट एट द फ्यू सेकंड, कुछ ही टाइम के लिए वो स्टोर करता है। और इसका यूज़ क्या होता है, तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर इसका यूज होने लगा है। अभी बच्चों आपने देखा होगा, अभी एक चार्ज मतलब वायरलेस चार्जर आया है सैमसंग कंपनी ने जो बनाया, तो उसके अंदर भी ये इंडक्टर का यूज होता है। इंडक्टर की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि इंडक्टर और भी क्या यूजेस है। तो अलग अलग इसके यूजेस होते हैं, और ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज होता है, इलेक्ट्रिक चीज़ों के अंदर की भी यूज होता है, और हमारे घर के अंदर पहले हम यूज़ करते थे वो ट्यूबलाइट, तो उसके अंदर बीच में एक चौक आता था, वो भी इंडक्टर है। और अभी जो आते हैं उसके अंदर कैपेसिटर या कोई जगह पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर आता है, वो रेडियो के अंदर, टेलीविजन के अंदर, इसके अंदर भी इंडक्टर आता है। तो यहाँ हम बात करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर। तो यह इंडक्टर के बारे में हमने आगे के चैप्टर में और क्लियरली बात कर दी है, तो हम आगे जाते हैं। तो मैं एसी वोल्टेज इंडक्टर को अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि एसी वोल्टेज अप्लाई टू द इंडक्टर एल। अब होगा क्या, तो मैं किरचॉफ लॉ लगाता हूं। तो किरचॉफ लॉ हमारा क्या है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ। तो मैं किरचॉफ सेकंड लॉ लगाऊं तो यहां से करंट पास होगा। तो ये एसी है, तो ये प्लस, ये माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मतलब यहां से करंट पास हो रहा है। अब ये इंडक्टर के अंदर क्या होगा, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब करंट पास करेंगे मैग्नेट बन जाएगा, और ईएमएफ जनरेट होगा, तो वो हम पढ़े थे डी आई अपॉन डी टी। यहाँ आई हम लिखेंगे वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखेंगे, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ द एसी वोल्टेज। तो यहाँ मैं किरचॉफ सेकंड लॉ लगाऊं, तो यहाँ से वोल्टेज मैंने वी दिया, और यहाँ से माइनस, यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाते हैं, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अब मैं डी आई को यहाँ ले लेता हूँ, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि वी डी टी अपॉन क्या आएगा, एल। अब यह वी की वैल्यू तो हम जानते थे कि डी आई, वी की वैल्यू क्या है, तो वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो हम ऐसा लिखते हैं, टेक वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। कई लोग यहाँ वी नॉट भी लिखते हैं, वो भी चलता है, दोनों सेम है। सो डी आई इज इक्वल टू वी की जगह वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी एन आएगा डी टी। अब यहां मुझे सिर्फ आई चाहिए, तो आप जानते हैं अगर आपको आई ढूंढना है करंट ओनली, तो ये डी को निकालना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ जो एसी वोल्टेज होता है कंटिन्यूस चलता है, आप जानते हैं वो साइनोसॉइडल होता है, ऐसे जाता है। तो यहाँ वो 0 से t के बीच में मोशन ऐसे करता रहता है। तो यह इसके लिए हम ऐसा करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देता हूं। तो डी आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल, यहाँ इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी और डी टी। अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन डेरिवेशन कट हो जाएगा, तो आई आएगा, तो वी एम अपॉन एल। अब साइन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते थे अगर इंटीग्रेशन साइन टू थीटा हो डी थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस टू थीटा होता है। पर यहाँ जो एंगल के साथ क्या है, टू है, तो अपॉन में टू आएगा। तो यह ऐसा भी करते हैं। तो यह साइन का तो क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। ये पूरे का इंटीग्रेशन ये आया,
ये पूरे का इंटीग्रल अपॉन, देखो यहाँ 2 था तो यह क्या है ओमेगा, तो डिवाइड बाई हम ओमेगा लिखेंगे। मैं माइनस को आगे ला देता हूँ, तो आई इज इक्वल टू माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल और रहेगा कॉस ओमेगा टी। अब आप पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि मुझे यहाँ जनरली जो साइन होता है, मतलब जो वोल्टेज होता है वो साइन फंक्शन में होता है, तो मैं भी इसको साइन कर सकता हूँ। तो अब ऐसा कुछ पढ़े थे कि अगर कॉस थीटा था, आप ऐसा लिखते थे साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी है, तो यू शुड राइट डाउन द साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, हियर द थीटा मींस ओमेगा टी। तो यह बच्चों मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो लेक्चर है फिजिक्स के वो बायो वाले स्टूडेंट्स भी जानते हैं, मैथ्स वाले ये रूल्स जानते हैं, पर बायो वालों को भी बच्चों को समझ में आए कि मैथ्स का रूल्स है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी, तो यहाँ से लिखेंगे। तो अगर आपको माइनस वी एम अपॉन ओमेगा टी, अगर इस कॉस को साइन करना है तो 90 में से वो पीछे का एंगल माइनस कर देंगे ओमेगा टी, हो जाएगा। अब यहां मैं ऐसा करता हूं, इस माइनस को अंदर ले लेता हूं, तो मैं इस माइनस को अंदर ले लूं तो ऐसा कुछ आएगा, तो आई इज इक्वल टू वी एम ओमेगा एल। अब ये साइन, इस माइनस को मैं अंदर ले लेता तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो आप जानते हो तो वो ओमेगा टी माइनस क्या होगा 90। तो यहां ये इक्वेशन हमें आई क्या मिला। अब आप जानते हैं ओमेगा एल क्या, तो टेक ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्सएल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कई लोग ऐसे बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो भी चलेगा। तो ये ओमेगा एल है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका मतलब एक रेजिस्टेंस ही है इंडक्टर के, ये जो टोटल रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एक्सएल, एक रेजिस्टेंस ही है, उसका यूनिट भी ओम ही है। ठीक है, कई बार एमसीक्यू में भी आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो एक्सएल ओम आएगा इसका यूनिट। अब यहां में इसकी जगह ओम स्लो ही आया, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा करंट, तो आई। तो मैं यह लिखूंगा तो स्टूडेंट्स मैं इसकी जगह अब ये पॉइंट लिख रहा हूं कि मैं लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू, तो यहां आप लिख सकते हैं कि ओमेगा एल अपॉन, यहां ऐसा लिख सकते हैं कि ओमेगा एल की जगह मैंने लिख दिया, तो वी एम इसकी जगह, सो टेक अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी एम अपॉन एक्स एल इज इक्वल टू आई एम। तो ये वैल्यू मैं डाल दूं तो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो ये हमारा करंट का फॉर्मूला है। अब ये 90 डिग्री है। अब मैं इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 का एंगल होता है। अब ये समझाए कैसे, तो यह एक वर्ड आता है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस होता क्या है, तो मैं आपको सिंपल थोड़ा बता देता हूं कि यहां पर आप देखेंगे फेज कोई भी जगह पर आपको फाइंड करना हो तो अब ऐसा करो, तो वोल्टेज का फेज मतलब एंगल, वोल्टेज एंगल ऐसा लिखो, वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल। तो यहां आप लिख सकते हैं वोल्टेज, तो वोल्टेज मतलब V वाला फॉर्मूला था, तो V वाला हमारा फॉर्मूला क्या था, तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और I की जगह क्या है, ये आए I इज इक्वल टू ये, तो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस क्या होगा 90। तो अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो वोल्टेज का एंगल कितना है ओमेगा टी माइनस इसका, तो ओमेगा टी माइनस 90। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस एन माइनस प्लस 90। तो ये कट गया, कितने का एंगल है 90 का। तो फेज डिफरेंस कितना है, तो कोई भी जगह पर से आप ये फॉर्मूले से इसका फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही रखना है, फेज वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल, जो V के पीछे होता है ये, तो ये हम बोलते हैं इसको करंट एंगल, और वी एम इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज एंगल। तो 90 आए, तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। तो यह एक बात समझते हैं कि वोल्टेज ज्यादा करंट, तो करंट ये फॉर्मूला है, करंट को डिवाइड बाय होता है ओमेगा एल से, मतलब करंट की वैल्यू वोल्टेज से कम होगी
तो जब आप इसका फेज डायग्राम बनाओ तो ऐसे कुछ, तो अब ऐसा समझो कि कई लोग ऐसे बनाते हैं। तो मान लो ये Vm है और यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस आया तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे नीचे। तो कितने का एंगल बनाना है 90 का, तो 90 का बनाएगा तो ये जो आएगा हमारा हिस्सा ये, तो ये हमारा करंट आएगा, इसको बोलते हैं Im। पर एक शर्त है, तो देखो वोल्टेज ज्यादा होगा पर करंट कब मिलता है, ओमेगा एल से डिवाइड करो तब मिलता है, मतलब करंट की वैल्यू थोड़ी कम आएगी। तो ये जब ग्राफ बनाओ तो इतना ध्यान रखिए करंट की वैल्यू थोड़ी छोटी बनाएंगे। और ये जो एंगल बन रहा है उसको थीटा 90 एंगल, 90 को हम बच्चों π/2 भी बोलते हैं। तो इतना आएगा और इसको ग्राफ से बनाए तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि करंट π/2 बिहाइंड द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज से पीछे होता है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना तो ध्यान से देखो, कभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए ग्राफ ड्रॉ करना। ये ओमेगा टी है और यहां से हम वोल्टेज का बना देते हैं, तो वोल्टेज तो आप जानते हैं कैसे ही ग्राफ होता है, साइनोसॉइडल बोलते हैं उसको, साइन ग्राफ जैसा होता है और ऐसा। अब मुझे करंट का ग्राफ बनाना तो कैसे करूं, ओके करंट का ग्राफ। तो एक बात आप समझ लो, तो पहले मैं यहां करूंगा तो करंट यहां से स्टार्ट होगा, तो करंट यहां से स्टार्ट होगा तो यहां देखो ये 0 होगा, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये होगा 2π, एक साइकिल पूरा फिर आगे जाएगा। तो यहां पर वोल्टेज देखो मैक्सिमम है, वोल्टेज मैक्सिमम है तो ये Vm होगा, यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है तो ये -Vm होगा, यहां पर वोल्टेज 0 होगा, फिर यहां पर वोल्टेज 0 होगा, तो उस जगह पर करंट क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि दोनों के बीच का π/2 का फेज है। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, तो ये देखो पहले वोल्टेज यहां 90 है, तो हमारा जो वोल्टेज का हम ड्रॉ करेंगे, तो मैं कैमरा चेक कर लेता हूं एक बार। तो यहां से आप देखेंगे तो यहां से हमारा जाएगा, तो यहां करंट 0 आएगा, ओके। अब देखो यहां पर वोल्टेज, यहां पर 0 तो यहां पर वोल्टेज क्या आएगा मैक्सिमम, फिर यहां पर अब देखेंगे तो 0 आएगा, फिर यहां पर जाएगा। तो यहां बच्चों आप ऐसे कह सकते हैं कि जहां पर ये देखो यहां पर ये 0 है वोल्टेज, तो यहां करंट मैक्सिमम है, फिर यहां पर अब देखेंगे यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट क्या होगा 0, मतलब यहां बीच में से पॉइंट में से आपको पास करना है, इतना याद रखो बस, सिंपल है। तो ये करंट बता रहा है और ये क्या बता रहा है वोल्टेज। तो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, हम ऐसा कह सकते हैं करंट I इज π/2 बिहाइंड वोल्टेज। तो ये इसका ग्राफ बनाते समय आपको सिर्फ कितना याद रखना है कि ये वोल्टेज का मतलब है वोल्टेज का ग्राफ, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ बीच में ये पास होना चाहिए यहाँ पर ये, और ऐसा ही समझो कि थोड़ा करंट का जो ग्राफ होगा थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू वोल्टेज से थोड़ी कम होती है, तो अभी इसको वैल्यू कम से छोटी रखिए और ये बड़ी लाइन बनाई। तो ये बच्चों था AC वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर। तो फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें हम कल करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।